चलिए, यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आप लोग को। एक पॉइंट और बचा इसी पेज पर नीचे लास्ट में, वो है मिनिमम फ्रेश इश्यू टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिडम्पशन। अभी तक हमने फंड्स की बात नहीं की। अभी तक आपको क्वेश्चन अगर फंड के बारे में कुछ नहीं लिखे तो आप अज्यूम करना देयर इज ह्यूज फंड अवेलेबल फॉर रिडम्पशन पर्पस। तो हम सिर्फ सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे थे, वो कैपिटल से रिलेटेड थी, फंड से रिलेटेड नहीं थी। अब आते हैं बिसाइड्स एंसरिंग compliance with section 55, that is the compliance of capital, then fresh issue of shares is made to provide fund for making payment to preferential shareholders. To calculate minimum number of shares to be issued to provide funds, amount payable to preferential shareholders is compared with funds available for redemption and the balance of fund to be raised by fresh issue of shares are calculated. The amount to be raised is divided, अब underline करना है यहां से, the amount to be raised is divided by issue price of shares, amount payable by shareholder including premium if any, to compare the minimum number of shares. अब ध्यान से देखो, सेक्शन 55 में आप जो मिनिमम और फॉर फंड रिक्वायरमेंट, तो फॉर सेक्शन 55 रिक्वायरमेंट एंड फॉर फंड रिक्वायरमेंट, सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट में आपने ये किया था कि जो नॉमिनल वैल्यू थी प्रेफरेंशियल शेयर की माइनस आपने उसमें से क्या किया था, फ्री रिजर्व्स अवेलेबल मींस सीआरआर माइनस किया था। ठीक है, इन शॉर्ट तो जो बचा था रिमेनिंग अमाउंट उसमें आपने डिवाइड किया था एक पार वैल्यू। कितने से डिवाइड किया था, पार वैल्यू से। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर 12 में इश्यू किया है तो भी आपने कितने से इश्यू किया, डिवाइड किया था 10 से, फॉर सेक्शन 55। वो सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट थी, वो नॉमिनल वैल्यू से चलती, कैपिटल से चलती, कैपिटल टू कैपिटल। यहां फंड की बात है तो फंड की बात है तो फंड तो अमाउंट से चलेगा ना, कैपिटल से क्या मतलब, मुझे देना कितना है, यानी शेयर होल्डर अकाउंट आपको देना कितना है। वन फर्स्ट एंट्री में बनाएंगे 10 लाख रुपए के प्रेफरेंशियल शेयर, अगर 1 लाख प्रीमियम पर इश्यू हो, रिडम्पशन हो, तो अगर 10 लाख के शेयर का 11 लाख में रिडम्पशन हुआ है विद प्रीमियम, तो देना 11 लाख है। मुझे 11 लाख से मतलब मुझे फंड कितना चाहिए, 11 लाख। 11 लाख में से मेरे पास कैश एंड बैंक अवेलेबल कितना है, कैश एंड बैंक अवेलेबल है मान लो 3 लाख, तो अब बचे 8 लाख। तो फंड रिक्वायरमेंट कितनी आई, फंड रिक्वायर्ड 8 लाख। तो इस 8 लाख रुपए को मैं डिवाइड किससे करूंगा, तो डिवाइड 12 से ही करूंगा इश्यू प्राइस से। तो प्रीमियम है तो प्रीमियम से करूंगा, ठीक है। एड प्रीमियम अगर होगा तो प्रीमियम से करेंगे, डिस्काउंटेड हुआ तो 9 से करेंगे, और अगर एड पार हुआ तो 10 से करेंगे। तो यहां अपना नॉर्मल रूल है, ये आपने शायद फाउंडेशन सीपीटी वगैरह कहीं पढ़ा होगा कि जो भी फंड रिक्वायरमेंट होती है उसमें इश्यू प्राइस से डिवाइड होता है। तो यहां 12 है तो 12, 9 है तो 9, 10 है तो 10। व्हेन फंड रिक्वायरमेंट, कैश बैलेंस चाहिए, पैसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हर शेयर पे कितने लोग हैं, आप 12-12 रुपए चाहिए आपको, तो आपको 8 लाख रुपए चाहिए, तो 12-12 रुपए के हिसाब से अगर आएंगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर इतने ही तो इश्यू करना है, ज्यादा क्यों करना है। लेकिन वहां पर आपको सेक्शन 55 में प्रीमियम अलग रह जाती है, प्रीमियम टू प्रीमियम अलग चीज है, मैंने बताया था आपको, सिर्फ कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट, इसलिए आपको सिर्फ यहां पर ये करना है। ये फर्क भी समझ लेना अच्छे से, ठीक। चलिए अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, बड़े क्वेश्चन पर, यानी आपका अब कंप्लीट क्वेश्चन। एक बार पूरे प्रोविजन वापस से रिवाइज करके रख लें और अब कंप्लीट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से आपको एक बार बता दूं क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक। मैंने आपको सेक्शन 55 बताया, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, दिस इज कैपिटल रिक्वायरमेंट, नॉट फंड रिक्वायरमेंट, ठीक। फिर मैंने आपको दूसरा बताया 5 जर्नल एंट्रीज, वो आप रिवाइज कर लें। फिर मैंने आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड फॉर रिडम्पशन पर्पस फॉर सेक्शन 55 एंड फॉर फंड रिक्वायरमेंट पर्पस। If section 55 requirement, then in case of premium, only par value will be divided, ₹10, or in case of fund requirement, issue price means 10 plus 2 means with premium 12 रुपये will be divided, ठीक। तो ये सारा आप रिवाइज करके रख लें, बहुत चैप्टर इजी है। आप देखें इससे बड़ा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। 5th नंबर क्वेश्चन देखें, बैलेंस शीट दे रखी है, एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2003, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल्स वगैरह।
मेन खेल किसका रहेगा? आपको ट्रेड पेबल से या फिक्स्ड एसेट से क्या लेना देना? आपको तो मतलब है कि कैपिटल रिजर्व्स कितने, तो आपको उनके नोट्स पे जाना चाहिए। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट 50 इक्विटी शेयर ऑफ 225 एंड 100 ईच प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ 65। द रिजर्व्स एंड सरप्लस कंप्रेस P&L अकाउंट ओनली। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ क्या है? P&L, यानी और कोई अदर रिजर्व्स नहीं है। अगर अदर रिजर्व कैपिटल रिजर्व होता, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता, तो हम उसको इग्नोर कर देते। ओनली फ्री रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सीआरआर पर्पस। ठीक है, फिर लिखा है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 10%। एट प्रीमियम ऑफ 10%। ध्यान से, एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चे अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो वो क्वेश्चन पढ़ने में करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो बात छूट जाती है। उससे सबसे पहले लिखा है हम कैसे करेंगे रिडम्पशन, बात किया पहले करना कितना है, तो एट प्रीमियम 10%। एंड कंपनी डिसाइड टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट, इसका सेक्शन 55 से कोई लेना देना नहीं। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग बैंक बैलेंस 12,000। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड, यानी कंपनी के फंड में से हम पेमेंट करेंगे। लिविंग बैंक बैलेंस 12,000, यानी 12,000 रुपए आपको बैंक में रखना है, पूरा रिडम्पशन में यूज नहीं करना। ये भी सेक्शन 55 की नहीं है, तो फंड की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। और तीसरा है टू इश्यू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ 60 ईच टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायरमेंट। आप ध्यान से देखिए, इस बार आपको मिनिमम शेयर इश्यू करने के लिए जो कहा वो क्या इसलिए कहा, क्लियर समझ में आ रहा है? कुछ नहीं लिखा होता तो हम समझते ये शेयर इश्यू आपने किया सेक्शन 55 के लिए, लेकिन यहाँ क्लियर लिखा हुआ है टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड, यानी ये पैसे फंड इकट्ठा करने के लिए शेयर कैपिटल इश्यू। ठीक है, फिर आगे लिखा है रिक्वायर्ड टू जनरलाइज द ट्रांजेक्शन, तो सारे ट्रांजेक्शन को हमें जनरलाइज करना। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, कर अब स्टार्ट करें आगे की ओर। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आप ज्यादा आगे मत सोचना, पहले एक बार क्वेश्चन की अच्छे से रीडिंग लगा दी। बस ये माइंड में रख लिया कि इस क्वेश्चन में सीआरआर बनाना है या नहीं बनाना है, इस क्वेश्चन में फंड की रिक्वायरमेंट है या इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू के बारे में कहा, ये 2-3 बात ही मेन रहती बस, है ना। तो आप क्या करना, पहले तो जो अदर एंट्रीज दे रखी पहले वो कर देते, जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट की एंट्री दे रखी। अभी अपन इन्वेस्टमेंट की एंट्री हम उन 5 एंट्री से अलग है, तो रिडम्पशन की एंट्री बाद में करना। पहले दूसरी एंट्रीज अगर दे रखी है आपको कोई न्यू एक्सपेंडिचर या अनएडजस्टेड प्रॉफिट लॉस, तो वो सारे एडजस्टमेंट कर दें। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर देता हूं सबसे पहले। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट थे ऊपर आप बैलेंस शीट में ध्यान से देखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास 18,500 के थे, बेच दिया 15,000, बेच दिया 15,000 में, लेकिन थे आपके पास इन्वेस्टमेंट 18,500। इट मीन्स लॉस ऑफ ₹3,500। तो ये लॉस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फर्स्ट एंट्री। इसका रिडम्पशन से कोई लेना देना नहीं था उन 5 एंट्रीज। फंड से रिलेटेड था, इसलिए पैसे की व्यवस्था करनी थी, इसलिए 15,000 रुपए के लिए इन्वेस्टमेंट बेच दी। और कुछ बेचा होगा बिल्डिंग फर्नीचर, तो उसकी भी एंट्री कर देना। दूसरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं, आप देखो दूसरे में तो ये कहा है कि टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड, यानी कंपनी के पास जो अवेलेबल बैलेंस है उसमें से भी हम रिडम्पशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू लिविंग 12,000 इन बैंक, यानी 12,000 बचा लेना, बाकी यूज कर लेना। तो एंट्री काउंट ये तो हमको देखना पड़ेगा कितना बचाना और कितना यूज करना। और थर्ड नंबर पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो चलिए अब हम 5 एंट्री की तरफ आते हैं। ये अपनी एक एंट्री एक्स्ट्रा थी वो हमने कर ली, बाकी सारी एंट्री हमारे रिडम्पशन से रिलेटेड है। अब फर्स्ट एंट्री में आप ये करना कि सबसे पहले एंट्री प्रेफरेंशियल शेयर्स कितने हैं इनके, बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 50 इक्विटी शेयर्स ऑफ 225 एंड 100 ईच प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ 65,000। तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमेशा होगा नॉमिनल वैल्यू से, ठीक है, ₹65,000, रुपीज ध्यान रखना होगा, ऑफ 100 ईच, यानी 650 शेयर। और एक बात और पढ़ी थी हमने अगले लाइन में, रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
रिडम्पशन पर प्रीमियम है 10% यानी 6,500 टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितने देना है आपको? 71,500 बीइंग अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर। ये अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर सब। अब मैंने कहा था ये सबसे मेन एंट्री, यही एंट्री डिसाइड करेगी आपको सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट भी यही बताएगी कि आपको सेक्शन 55 के हिसाब से कितने का अरेंजमेंट करना है, या तो सीआरआर बना के करो या फ्रेश इशू। इसका अरेंजमेंट ये फंड का रिक्वायरमेंट है, और ये क्वेश्चन फंड बेस्ड है इसलिए इसको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन फंड बेस्ड नहीं होता तो हम अजम्पशन ले लेते देयर इज बैलेंस अवेलेबल इन करंट असेट्स। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए हमारे पास बैलेंस रहेगा बैंक में, कैश में, आप अज्यूम कर लेना, इसकी चिंता मत करना। लेकिन कहा है इसलिए इस बार करना पड़ेगा। तो ये 3 बातों को खत्म करना है। अब इन 3 में से हमेशा सबसे पहले इसका हिसाब क्लियर कर दिया था। इसका तरीका मैंने आपको बताया है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट कर देता हूं मैं, वहां डेबिट यहां क्रेडिट, हिसाब क्लियर हो गया। अकाउंट कहां से सेट ऑफ कर सकता हूं मैं? तो मैं ओल्ड प्रीमियम अकाउंट से सेट ऑफ नहीं कर सकता, ध्यान रखना, होता तो भी नहीं कर सकता। मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग में लिखवा दिया, नोट भी करवा दिया स्टडी मटेरियल के हिसाब से कि सेक्शन 133 में जो कंपनी कंप्लाई करती है, और हम एजम्पशन लेते हैं कि ये कंपनी सेक्शन 133 में कवर्ड है, इसलिए दे कैन नॉट यूटिलाइज प्रीमियम अकाउंट टू सेट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सो वी कैन यूज जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट। तो इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या है, उन्होंने खुद नहीं लिखा हुआ, रिजर्व्स एंड सरप्लस कंसिस्ट ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो P&L अकाउंट। ठीक है, इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एडजस्टेड अगेंस्ट P&L। इसका हिसाब यही खत्म कर देना दूसरी एंट्री में। अब आप कॉन्सेंट्रेट करना सिर्फ इन दो में से भी पहले इस पे या इस पे, तो इस बार इस पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार उन्होंने बोला फंड रिक्वायरमेंट। तो मैं देखता हूं कि फंड रिक्वायरमेंट के लिए मुझे कितना इश्यू करना पड़ेगा। वर्किंग नोट मुझे रिडम्पशन के लिए चाहिए कितना, अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है? अमाउंट रिक्वायर्ड है 71,500 फंड रिक्वायरमेंट। सेक्शन 55 की बात नहीं कर रहा, सेक्शन 55 की बात करता तो सिर्फ कैपिटल से करता। फंड 71,500 देना है मुझे, देने के लिए मेरे पास अवेलेबल कितना है देखता हूं। तो इसमें से मेरे पास अवेलेबल कितना है, अवेलेबल कितना है आपके पास? तो एक तो आपके पास इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया, देखो 15,000 ही आया। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000, ये आप यूज कर लो, ये बेचे ही इसीलिए। ठीक है ना, लिखा था क्वेश्चन में। और कितना, तो उन्होंने लिखा था सेकंड पॉइंट में आप 12,000 छोड़ के बाकी यूज कर लो। तो हमारे पास ऊपर बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना है 31,000, कैश एंड बैंक अवेलेबल कितना है हमारे पास 31,000। 31 में से 12,000 छोड़ के बाकी 19,000 आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैश बैलेंस 31 में 12 बचाना उन्होंने लिखा है, इसलिए 19 यूज कर सकता हूँ। 15 इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा है मेरे पास और चाहिए इतना, तो माइनस करने के बाद आपके पास 37,500 फंड रिक्वायरमेंट बनती है। फंड रिक्वायर्ड इतना और चाहिए 37,500। अब इस 37,500 को हम कितने से डिवाइड करें? तो इस 37,500 फंड रिक्वायरमेंट को हम डिवाइड करेंगे इश्यू प्राइस से। किससे डिवाइड करेंगे? इश्यू प्राइस। 8 पार हो तो 8 पार, प्रीमियम हो तो विद प्रीमियम, डिस्काउंट हो तो विद डिस्काउंट। ठीक, मैं बता चुका हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं यही बात है, क्योंकि मैं फंड रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, इसलिए 60 है तो 60 लिख दिया, 100 होता 100, 110 होता 110, जो होता वो लिख देता हूं। जैसे डिवाइड करोगे आप, डिवाइड करके देखते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 625 शेयर्स। तो अब आते हैं हम इसकी एंट्री पर। क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों मानना पड़ेगा?
625 शेयर्स @60 ईच। तो हालांकि थोड़ा सा मॉड्यूल में मिस्टेक है, मॉड्यूल में उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है शेयर ऑफ ₹60 ईच, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो उन्होंने एक बैलेंस शीट के नीचे एक पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच। इसका मतलब कंपनी के पास जो शेयर्स है, कंपनी जो शेयर्स इश्यू किए उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए नहीं 50 रुपए, और इश्यू प्राइस जो है वो 60। इसका इंटरप्रिटेशन हमें ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इंटरप्रिटेशन ऐसा लेते हैं कि 60 की रेट से इश्यू किया है, शेयर ऑफ 60 नहीं, अगर हम शेयर ही 60 का मानेंगे तो 50 का भी हो जाएगा, एक वो कैपिटल में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, प्लस 60 का भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है इन क्वेश्चन में ऐसा देख लिया करो, बैलेंस शीट में अगर फेस वैल्यू 50 है तो यहां 50 मान के करो, बाकी प्रीमियम, तो यहां हम प्रीमियम मानेंगे, ठीक है। अब 625 इंटू 50, तो 50 इंटू 625 ये होगा आपके 31,250, 31,250, ठीक है। और 6250 प्रीमियम क्या होगा, तो ये होगा 37,500। हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकालते फंड अरेंजमेंट, इसलिए फंड अरेंजमेंट एग्जैक्ट 37,500 आया, ये कुछ भी आया लेकिन फंड अरेंजमेंट। और अगर हम सेक्शन 55 के हिसाब से डिवाइड करते तो हम डिवाइड 60 रुपए से नहीं करते, हम डिवाइड करते वहां 50 से। जब हमें 37,500 आए थे तो वहां हम डिवाइड कितने से करते, 50 से। और ये अमाउंट 37,500 भी कैश बैलेंस से नहीं आता, ये किससे आता, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस फ्री रिजर्व्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस एट पार मीन्स 50 रुपए, ठीक। चलिए ये हो गया। तो अब कुल मिलाकर ये हुआ कि अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 55 पर। सेक्शन 55 आपसे क्या कहता है कि आप या तो फ्रेश इश्यू करें, नए शेयर इश्यू करें, या फिर आप सीआरआर बनाएं, दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आपने फ्रेश इश्यू कर दी किसी भी रीजन से, क्वेश्चन में इक्विटी अप्रूव किसी भी रीजन से, चाहे वो फंड का रीजन हो या किसी भी रीजन से, तो वो तो यूटिलाइज करेंगे ही सही ना। तो सेक्शन 55 ये कहता है कि आपको कितनी कैपिटल चाहिए थी, 65,000, ये अमाउंट है, इसमें प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं, 65,000 चाहिए सेक्शन 55 के हिसाब से। उसमें से हम 31,250 फ्रेश इश्यू से ले चुके हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट हम कहां से ले लेंगे, रिमेनिंग अमाउंट हम सीआरआर बना लेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, माइनस कर देता हूं मैं 65,000, ठीक है। 65,000 माइनस 31,250, तो 33,750 का सीआरआर बनाना है, 33,750 का सीआरआर बनाना है, 33,750 का सीआरआर बना लेते हैं हम। क्या एंट्री होगी सीआरआर की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 33,750 टू सीआरआर। या तो आप इसको जनरल रिजर्व से बनाते हो या पीएनएल से या फिर और कोई फ्री रिजर्व से, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था कि रिजर्व एंड सरप्लस कंसिस्ट ओनली पीएनएल, तो पीएनएल अकाउंट से बना दिया। ये कैपिटलाइज हो गया आपके रिजर्व्स, ठीक। और लास्ट एंट्री में आप पेमेंट कर दो, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 71,500। 5 एंट्री का सेट, 1 2 3 4 5। फिर से सुन लेना, पहली एंट्री हम, ये एंट्री तो एक्स्ट्रा थी, इस तरह कोई भी एंट्री एक्स्ट्रा आ सकती है, वो अलग कर देना। 5 एंट्री है, पहले आप ये एंट्री करना जिससे रिक्वायरमेंट पता चले। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री हमेशा प्रीमियम को एडजस्ट कर देना पीएनएल से या जनरल रिजर्व से। अब बचेगा ये और ये, तो क्वेश्चन में 65,000 के लिए या तो सीआरआर बनाना रहेगा या फ्रेश इश्यू करना रहेगा। क्वेश्चन में से दोनों में से कुछ एक जानकारी रहेगी, दूसरी आपको निकालना होगी। जैसे इस बार इन्होंने इसके बारे में बोल दिया तो ये बचा हुआ हमने सीआरआर निकाल लिया, लेकिन आया कैसे, हमेशा ध्यान रखना इन दोनों का टोटल ही इसके बराबर आएगा, कैपिटल टू कैपिटल। प्रीमियम सब अलग रह जाएंगे, आपको ना ये प्रीमियम कंसिडर करना ना ये प्रीमियम। मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत इजी पॉइंट है, लेकिन बच्चे जरा सी बात में समझ नहीं पाते, ठीक है, क्लियर। और दूसरी बात, मैंने इस क्वेश्चन में ये इसको कंसिडर क्यों किया, बाकी क्वेश्चन में नहीं करूंगा, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन में लिखा था फंड रिक्वायरमेंट, और फंड हमें ये चाहिए,
इसलिए हमने इस 71,500 में से कितना हमारे पास है, तो 15,000 ये आ चुका है। बैंक बैलेंस है हमारे पास, बैंक बैलेंस 12 बचा के बाकी यूटिलाइज कर सकते हैं। बचा 37,500, उसमें डिवाइड कर दे 60 से, 50 से नहीं, क्योंकि फंड रिक्वायरमेंट वाला क्वेश्चन था। ठीक, अगर सेक्शन 55 का होता तो मैं डिवाइड कितने से करता, उसमें डिवाइड करता मैं 50 से। क्लियर है बात? ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन था। बस ऐसे ही क्वेश्चन वहां आते हैं, इससे टफ या इससे ज्यादा कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन साथ में आपको एक चीज और बनाना पड़ेगी, और वो है आपकी बैलेंस शीट। क्या बनाना पड़ेगी? बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट आप लोग बना लेना, क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत बार बता चुका हूं। बैलेंस शीट में मेन इफेक्ट किस पे आएगा? कैपिटल पे। आपकी एक कैपिटल डिलीट होगी, दूसरी कैपिटल आ जाएगी। सीआरआर कहां लिखोगे? रिजर्व एंड सरप्लस में ही लिखते हैं, बट इट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, शेयर होल्डर अकाउंट खुला और बंद हो गया बराबर। दूसरा इंपैक्ट आएगा बैंक पे, बैंक के ट्रांजेक्शन बहुत सारे हैं। तीसरा इंपैक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट 3,500 डेबिट, 6,500 डेबिट, 33,750 डेबिट। मैं बहुत बार बैलेंस शीट का तरीका बता चुका हूं, 1 बाय 1 आइटम उठाओ, टिक लगा लगा के करते हो, बैलेंस शीट 100% मैच होगी। सारे क्वेश्चन ऐसे ही। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रिडम्पशन, तो 6th नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 6th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल 40,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुली पेड अप, 4 लाख, 1,000 10% रिमेंबर, प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ 100 इज फुली पेड अप, तो 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, बहुत सारी चीजें। On 1st January, the board of directors decide to redeem the preferential shares at par by utilization of reserve. क्या लिखा हुआ आप समझे? एट पार करना, और वो भी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स किया है। कहीं नहीं लिखा है कि रिक्विजाइट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, फ्रेश इश्यू के बारे में कहीं नहीं लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी रहेंगे। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा एंट्री भी नहीं, सीधे रिडम्पशन की बात कही। तो पहले एंट्री तो रिडम्पशन की हो जाएगी, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डिविडेंड एट फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है इनकी? 1 लाख रुपए, 1 लाख। एट प्रीमियम भी नहीं है, तो टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट कितने रुपए? 1 लाख रुपए। ठीक, और क्या लिखा था क्वेश्चन में? बहुत सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए थे, और लिखा था आपसे डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंशियल शेयर्स एट पार बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व्स। बस क्वेश्चन खत्म, ओनली यूटिलाइजिंग रिजर्व्स। तो भाई एक काम करते हैं हम, इसका मतलब पूरे के पूरे 1 लाख से सीआरआर बनाना है। जब रिजर्व यूज होता है तो सीआरआर बनता है, सीधी सी बात है। बस इतना सा करना है, जिसको सीआरआर बनाना आ गया उसके लिए चैप्टर खत्म हो गया है। इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं इस पूरे चैप्टर में। तो बस आपको यहाँ पे जितनी इतनी सी बात किसी को समझ में आ गई, कैपिटल हटा के और सीआरआर लाना है या फ्रेश इश्यू लाना है। फ्रेश इश्यू के बारे में नहीं है तो पूरा सीआरआर लाना है। कहां से लाना है? अब तो रिजर्व से। कौन से रिजर्व से? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व में क्या आता है? जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन एंड अदर्स, बट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो क्या कैपिटल रिजर्व रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है? नहीं, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, तो ये नहीं लेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी कैपिटल नेचर का है, ये भी नहीं लेंगे। जनरल रिजर्व और पीएनएल ये ले सकते हैं, तो जनरल रिजर्व से ले लेते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितना है आपके पास? जनरल रिजर्व 75,000, और बाकी बच रहा 25,000 कहां से ले लेते हैं? पीएनएल से ले लेते हैं। उल्टा भी कर सकते हो, पहले पीएनएल और बाकी बचा हुआ जनरल रिजर्व, जैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों कंडीशन में आपका सही माना जाएगा। ठीक, और लास्ट में पेमेंट कर दो, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, 1 लाख। ये पेमेंट हो गया 1 लाख का, खत्म किया। इतना इजी भी क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर में, इसलिए आप रेडी रहें। बहुत इजी चैप्टर है, बस ये फुल एंड फाइनल पूरे कंसेप्ट हो गए समझ। एक कंसेप्ट बचेगा, वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि अगर मान लो इन सब शेयर होल्डर्स में से कोई एक शेयर होल्डर आपको ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है, मींस वो इंडिया छोड़ के चला गया, या वो डेथ हो गई, या कुछ भी हुआ जिसके कारण पता ही नहीं लग रहा आपको, आपके पैसे किसको दो, रिडम्पशन का पैसा देने तो है, कुछ भी, कोई नॉमिनी भी नजर नहीं आ रहा, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो मान लो
सभी शेयर होल्डर में से एक ऐसा शेयर होल्डर जिसका 100 शेयर थे, तो क्या करेंगे? तो उन क्वेश्चन में करना यह रहेगा कि आप अरेंजमेंट तो पूरा करेंगे। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स थे आपके 1000 शेयर्स थे, ये 1000 शेयर्स थे ऑफ ₹100 ईच, तो 1 लाख के। इनमें सपोज 1000 शेयर्स में से एक बंदा है जिसके पास 50 शेयर, मान लो चलो सिर्फ 50 शेयर्स, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप 950 से ही पूरा क्वेश्चन करें, नहीं, आप पूरा क्वेश्चन 1000 से ही करें सारे अरेंजमेंट। बस इसे लास्ट एंट्री बैंक का पेमेंट करेंगे, तो वहां बैंक का पेमेंट जब करेंगे तब हम उसके पैसे इतने रुपए कट कर लेंगे प्रोपोर्शनेटली, 50 शेयर के, 100 शेयर के, जो भी हो, 10 रुपए, 12 रुपए, 100 रुपए, जितने भी प्रीमियम। मतलब आपको अरेंजमेंट तो पूरे शेयर का करना है। क्यों करना, उसका लॉजिक ये है कि मान लो सपोज आज आपने 950 शेयर पे ही पूरा क्वेश्चन कर दिया, यानी रियल लाइफ में भी आपने कंपनी में 950 का अरेंजमेंट किया, उस अरेंजमेंट के लिए सेक्शन 55 का सीआरआर बना दिया। अब मान लो वो आगे आपसे पैसा मांगने रिडम्पशन का, कि सब लोग को रिडम्पशन मिला, मुझे, तो उसके लिए क्या आप फिर से सीआरआर बनाओगे, फिर से प्रोसीजर करोगे? तो आप अरेंज करके सारा रख लो, यानी 4 एंट्री कंप्लीट होगी पूरे टोटल शेयर्स पे। सिर्फ बैंक की जब एंट्री करेंगे तो उतने पैसे उसके हम रोक लेंगे, यानी शेयर होल्डर अकाउंट आपका यहां पर अगर डेबिट हो जाता तो 950 इंटू 100 यानी 95,000 से हो जाता। 5,000 रोक लेते हैं, 5,000 रुपए हम बाद में जब भी आएगा देंगे, और नहीं आ पाएगा तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो बस एक पॉइंट बचा है, वो क्वेश्चन भी अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं करवाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया ये भी करना है, यानी मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करवाया, फोर्थ भी मैंने कराया, छोटा सा था लेकिन करना है क्योंकि वहां एग्जाम में आ सकता है। फिफ्थ बड़ा क्वेश्चन मैंने करवाया, सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने करवाया, आगे देख लेते हैं हम। सेवंथ, ये भी होमवर्क। सेवंथ के बाद 8th नंबर क्वेश्चन, ये भी होमवर्क। अगर इनमें से किसी में डाउट अगर आता है आपको तो आप मुझसे पूछ लेना, लेकिन करना अपने स्टाइल से। जिस स्टेप में मैंने आपको समझाया इनका मत टीपना, इनका अगर आप देख के करोगे तो सही नहीं जाएगा। साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है, मैं चेक करूंगा। ठीक है, हो सकता है व्हाट्सएप पे पेज मंगवाऊं आपसे, या फिर जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब मुझे बैलेंस शीट दिखाना। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी नीचे दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन, सारे होमवर्क के क्वेश्चन है। अब आप 1 बाय 1 करते जाए, 2 चैप्टर आपके पास अच्छे खासे हो चुके। ठीक है, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन तो सारे हो गए, और क्वेश्चन में आपको ये जो मैंने पॉइंट बताया आपको 100 शेयर्स वाला, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मिलेगा, यानी पेज नंबर 7.30। तो वो हो जाए तो अच्छी बात, अदरवाइज वो मैं एक करवा दूंगा और क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन आपको करके रखना है, कोई डाउट्स आए तो मुझसे पूछिए आप। ठीक है, चैप्टर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल 5 एंट्री का खेल, आप कॉन्सेंट्रेट से 5 एंट्री पे करें। अगर किसी क्वेश्चन में इसके आगे बोनस शेयर इश्यू करने की भी एंट्री दे रखी है, तो बोनस शेयर सिर्फ किस में से हो सकते हैं? सीआरआर में से। बोनस शेयर इश्यू करना मतलब इक्विटी शेयर इश्यू करना, तो सीआरआर अकाउंट डेबिटेड टू बोनस शेयर, सॉरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री। सीआरआर कम पड़ जाए, मान लो 1.5 लाख के शेयर इश्यू करना, 1 लाख का ही सीआरआर, तो 50,000 रुपए आप जनरल रिजर्व में से ले सकते हो, पीएनएल में से ले सकते हो, प्रीमियम में भी इससे भी ले सकते हो, कैपिटल रिजर्व में से भी। क्योंकि कैपिटल रिजर्व या प्रीमियम अकाउंट भी तो कैपिटल नेचर के होते हैं, और कैपिटल नेचर से कैपिटल तो बना रहे हो आप, तो वहां ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि वहां सिर्फ फ्री रिजर्व होता है। बोनस शेयर कैन बी इश्यूड आउट ऑफ सीआरआर, आउट ऑफ सीआर, आउट ऑफ प्रीमियम, आउट ऑफ जनरल रिजर्व, आउट ऑफ पीएनएल, किसी से भी, किसी भी रियलाइज्ड गेन से कर सकते हो। ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में हो तो वैसे आपको प्रेफरेंशियल शेयर रिडम्पशन तक का ही करना है। अभी बोनस वाला पार्ट मुझे समझाना है, पर बोनस वाला पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच।